हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं हिंदी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक समास और विग्रह के बारे में। चलिए शुरुआत से सीखने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में शुरुआत से लेकर एडवांस लेवल तक का समास और विग्रह का कोई भी क्वेश्चन हो, आप अब इसमें गलतियां नहीं करेंगे। शब्द देखते ही पहचान लेंगे कि इस शब्द में कौन सा समास है और इसका विग्रह कैसे करना है। चलिए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि समास क्या होता है। तो जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं तो हम उसको समास कहते हैं। आप समझ लीजिए, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाएं तो उसको हम समास कहते हैं। जैसे रसोई घर। रसोई घर एक ऐसा शब्द है जो रसोई के लिए एक घर, इतना लंबा जो था रसोई के लिए एक घर, उसको हमने छोटा करके रसोई घर में तब्दील कर दिया है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि एक बड़े लाइन को हम एक कम अल्फाज में बयान करने को भी समास कह सकते हैं। दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ पर समास में दो चीज़ें होती हैं, एक पहला पद और एक दूसरा पद। पहले पद को, जैसे यहाँ पर रसोई घर में रसोई जो है वो यहाँ पर पूर्व पद कहलाती है और जो घर है वो उत्तर पद कहलाता है। यानी कि जो लेफ्ट साइड का है उसको हम पूर्व पद, राइट साइड वाले को उत्तर पद कहते हैं। समास की परिभाषा और शब्दों में भी समझ लीजिए। आपको अगर लिखने के लिए ज़रूरत पड़े तो आप इस समास को बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छे तरीके से वर्णित कर सकते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक संक्षिप्त शब्द बनाते हैं। एक चीज़ और, समास को संक्षिप्त भी कहते हैं तो उसे समास कहते हैं। समास में दो पद होते हैं, प्रथम पद को पूर्व पद और द्वितीय पद को उत्तर पद कहते हैं। आपके समझ में आ गया होगा, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर कोई नया शब्द का निर्माण करते हैं तो उसको हम समास कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ जो होता है, ये सवाल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वगैरह वगैरह में पूछ लिया जाता है कि समास का संक्षिप्त रूप क्या है, यानी समास को या समास का दूसरा नाम क्या होता है। तो समास का दूसरा नाम या समास का दूसरा जो अर्थ होता है उसको हम संक्षिप्तीकरण कहते हैं। समास को इंग्लिश में कंपाउंड नाउन भी कहते हैं। आप जानते होंगे इंग्लिश में, इंग्लिश ग्रामर में कंपाउंड नाउन ऐसे नामों को कहते हैं जो दो या दो से अधिक नाम मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं। चलिए, अब सवाल आता है, समास विग्रह किसे कहते हैं? समस्त पद के मिले हुए शब्दों को अलग अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। जैसे अभी ऊपर हमने पढ़ा कि जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसी तरीके से एक शब्द को अलग अलग करने के लिए, यानी आप कह सकते हैं एक शब्द था रसोई घर, उसको हमने तोड़ा तो हमें मिले दो शब्द, रसोई के लिए घर। यानी एक शब्द को थोड़ा विस्तार करके लिखने की प्रक्रिया या तोड़ तोड़ कर लिखने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। अगला सवाल, समस्त पद किसे कहते हैं? तो जब पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं तो उसे समस्त पद कहते हैं। समस्त पद को सामानिक शब्द भी कहते हैं। ये सवाल और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको समझना पड़ेगा कि इसको सामानिक भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे, पूर्व पद और उत्तर पद किसे कहते हैं। ये बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, लेफ्ट जो इसमें दो पद होते हैं, प्रथम पद को पूर्व पद और द्वितीय पद को उत्तर पद कहते हैं। प्रधान पद और गौण पद किसे कहते हैं? समास में ये भी सवाल पूछ लिया जाता है कि प्रधान पद और गौण पद किसे कहते हैं। तो समास के जिस पद पर जोर दिया गया हो, जिस पद पर बल दिया गया हो, उसे प्रधान पद कहते हैं, और जिस पद पर कोई जोर या कोई बल ना दिया गया हो उसको गौण पद कहते हैं। अगला सवाल है, समास कितने भेद होते हैं? समास के कितने भेद होते हैं? समास कितने प्रकार के होते हैं? समास को कौन कौन से भेदों में बांटा गया है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 6। समास को 6 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा बहुब्रीहि समास, चौथा दीर्घु समास,
पांचवा द्वंद्व समास और छठा है अव्ययभावी समास। अव्ययभाव समास में जो है, अब हम बात करेंगे इनकी विशेषता के बारे में, इनके विस्तार के बारे में। तो सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे समास के भेद में। सबसे पहला है अव्ययभाव समास। अव्ययभावी समास में क्या होता है? पहला पद प्रधान होता है जब पहला पद आ, अनु, प्रति, हर, भर, नी, निर, यथा शब्द होता है। जैसे यथा जोड़कर नया शब्द बनाया गया यहाँ पर, यथा शक्ति, यानी कि शक्ति के अनुसार। और एक पहचान और बता रहा हूँ मैं, जिस शब्द से पहले आपको यथा लगा हुआ मिल जाए वो अव्ययभावी समास होगा। और ये कभी अव्यय का मतलब होता है व्यय। यहाँ दो शब्द होते हैं, व्यय, व्यय माने खर्च करना, अव्यय माने का मतलब है नहीं खर्च होने वाला, यानी ऐसा शब्द जो कभी बदलता नहीं है, अपना वही रूप रखे हुए होता है। आप देख सकते हैं यथाशक्ति हमेशा यथाशक्ति ही होता है। अगर हम इसका प्लूरल यानी बहुवचन बनाएं तो यथाशक्तियों नहीं होगा। अगर जैसे इसका एक और शॉर्ट ट्रिक आप समझ लीजिए, एक ही शब्द कई बार बार आने पर भी अव्ययभावी समास होता है। तो जैसे हाथों हाथ, अगर हाथों हाथ एक पूरा शब्द है, इसमें हाथों हाथ दो बार शब्द को दोहराया गया है और यहाँ पर हाथ ही हाथ इसका विग्रह होगा, तो यहाँ एक ही शब्द दो बार आया है, इसलिए भी ये अव्ययभाव समास होगा। जैसे रातों रात, रात ही रात इसका सही विग्रह है, तो इसका मतलब है रात ही रात दो बार दोहराया गया है, अव्ययभावी समास होगा। इसकी दूसरी पहचान है अव्ययभावी समास किसे कहते हैं? तो वह समास जिसका पूर्व पद प्रधान होता है और अव्ययभावी समास कहते हैं। यहाँ पर समझ लीजिए प्रधान, इसमें इतने रूप हैं, जैसे बहुत सारे कुछ शब्द मैंने यहाँ पे लिए हैं उदाहरण के तौर पे, जैसे था रूप, यथाशक्ति, यथायोग, प्रतिक्षण, प्रतिशत, प्रतिवर्ष, सार्थक, सब परिवार, सशक्त, भरपूर, भरपेट, भरसक। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, इनका रूप बदलता नहीं है कभी, हमेशा आपको यही शब्द मिलेंगे। इनको आप निर्विरोधो नहीं कह सकते, इनको आप निडरो नहीं कह सकते, इनको आप रातों रातों नहीं कह सकते, रातों रात ही कहेंगे। इनको आप सशक्तो नहीं कहेंगे। आपने कभी प्रतिशतो नहीं पढ़ा होगा, आपने प्रतिशत पढ़ा होगा, और प्रतिशत हमेशा प्रतिशत ही रहता है, प्रतिशतों नहीं होगा। प्रति वर्ष होता है, प्रति वर्षों नहीं होता है। सार्थक होता है, सार्थकों नहीं होता है। सब परिवार होता है, सब परिवारों नहीं होता है। प्रतिक्षण होता है, प्रशिक्षण होता है, प्रशिक्षणों। अब प्रशिक्षण और प्रशिक्षणों में आपको ध्यान रखना होगा, प्रतिक्षण तो होता है, प्रशिक्षण भी होता है, बट प्रशिक्षण उसका हो जाता है, इसलिए वो अव्ययभावी समास नहीं होगा। यथायोग है, यथायोग कभी यथायोगो नहीं हो सकता, यथायोग हमेशा वैसा की वैसा ही रहेगा, यानी इसको खर्च नहीं किया जा सकता, इसको बदला नहीं जा सकता, जिसकी जो वैल्यू है वही रहेगी। तो यहाँ पर एक सवाल पूछा गया है, इस टाइप का सवाल आएगा आपको समास में कि दिनों दिन में कौन सा समास होता है? तो दिनों दिन में तत्पुरुष समास है, अव्ययी समास है, दीर्घु समास है, द्वंद्व समास है। इसका सही आंसर होगा अव्ययी भाव समास, क्योंकि इसमें जो भाव है दिनों दिन, मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ाया है, दिनों दिन जहाँ पर दो शब्द बार बार लगातार पूछ लिए मतलब एक साथ आ जाएं, तो वहाँ पर भी अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययभावी समास का एक और अच्छा है ट्रिक, आप ध्यान रखें, अव्ययी भाव समास को पहचानने की यह है, अव्ययी समास में जिन शब्दों में पहले अवयव जुड़ा होता है, जैसे यथा, प्रति, निर्भर, निसी, या जैसे शब्द दोहराए गए हों, उन शब्दों में अव्ययी भाव समास होता है। दूसरा क्वेश्चन इस टाइप का है, यथा रूप में कौन सा समास है? आपको अभी बताया था, यथा जिन शब्दों से पहले लगा दिया जाए या जिन शब्दों से पहले यथा लगा हुआ पाया गया, वो सारे समास अव्ययी भाव समास होते हैं। इसका भी सही राइट आंसर अव्ययी समास होगा। ऐसे ही एक सवाल है, प्रतिवर्ष में कौन सा समास है? यहाँ पर प्रतिवर्ष, मैंने अभी आपको बताया था, इसका प्रति वर्षों नहीं होता है, प्रतिवर्ष का प्रतिवर्ष ही रहता है, इसलिए
ये खर्च नहीं हो सकता, इसकी वैल्यू नहीं बदलती, इसलिए ये भी अव्ययीभाव समास होता है। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा अव्ययीभाव समास, अब पढ़ेंगे तत्पुरुष समास के बारे में। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद छुपा हुआ होता है यानी गौड़ होता है। जैसे बन गमन, यानी कि बन को गमन, बन को जाना, बन को घूमना। यहाँ पर अभी हम और समझेंगे। वह समास जिसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे इसकी पहचान है, इसमें का, की, को, में जोड़कर एक नया शब्द का रूप बनाया जाएगा। इनका विग्रह करते समय आपको एक नई चीज की पहचान हो जाएगी। जैसे अनाथ। अनाथ, अनाथ का मतलब है जिसका कोई नाथ ना हो, इसमें का लगेगा। देशभक्त, देश का भक्त, का आ गया। पाठशाला, पढ़ने की शाला, पढ़ने का घर, शाला माने घर भी और जगह भी होती है। राजद्रोह, यानी कि राज का द्रोह। राजपुत्र, राज का पुत्र। देवदास, देव का दास। सूर्योदय, सूर्यों का उदय, सूर्य का उदय। राजकुमार, राज का कुमार। ग्रामवासी, ग्राम के वासी। शरणागत, शरणागत में होता है शरण में आवत, मेल यहाँ पर में आ गया है, शरणागत शरण में आवत। कर्मवीर में कर्म वीर, कर्म का वीर। सर्वोत्तम, सर्व जो उत्तम या सर्व का उत्तम, यहाँ पर आपको पहचानना होगा। अब यहाँ पर एक चीज और आ गई है, ग्रामवासी में कौन सा समास होता है। तो आपको पता है ग्राम का वासी, जिन शब्दों में के बीच में उनका विग्रह करते समय का, की, में आदि शब्द आ जाएं, आप वहां पर तत्पुरुष समास की पहचान कर लेंगे। यहाँ पर इसका जो तोड़ होगा, इसकी जो ट्रिक है, इसमें ग्राम वासी है, इसको हमने अगर विग्रह किया तो ग्राम का वासी होगा। ग्रामवासी का मीनिंग होता है ग्राम का वासी, तो ये भी आपका तत्पुरुष समास होगा। दूसरा क्वेश्चन इस टाइप का आता है, जैसे निम्नलिखित में से देशभक्त में कौन सा समास है। देशभक्त में कौन सा समास है, तो आप जानते हैं देश का भक्त, इसका सही आंसर है देश का भक्त। और देश का भक्त में का आ गया, का, किसी का होना आपको तत्पुरुष समास की तरफ को इशारा करता है। सर्वोत्तम, सर्वोत्तम में है सभी में उत्तम। सर्वोत्तम का मतलब ये होता है कि जो सर्वोत्तम चीज होती है वो सबसे बेहतर, सबसे अफजल होती है, सबसे उत्तम होती है। इसीलिए इसमें में आ गया है सभी में उत्तम। सभी में उत्तम अब जब आ गया है, इसीलिए ये तत्पुरुष समास होगा। अगला सवाल है, अगला पॉइंट है कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास किसे कहते हैं। कर्मधारय समास की एक पहचान होती है, वह समास जिसके प्रथम पद पर विशेषण होती है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें किसी भी चीज की विशेषता बताई जाती है। ऐसे शब्द जिसमें किसी भी चीज की विशेषता बताई जाए, किसी भी चीज की तरफ इशारा किया जाए, आप वहां पर तुरंत समझ जाएंगे कि ये हमें जो बात की जा रही है ये हमारे लिए कर्मधारय समास की बात कर रहा है। जैसे यहाँ पर है श्वेतांबर, यानी कि यहाँ पर आसमान या अंबर की बात की जा रही है। श्वेत है अंबर, श्वेत है आसमान, तो यहाँ पर एक विशेषण बताया, एक विशेषता बताई कि आसमान जो है वो सफेद है, जो व्हाइट है। यहाँ पर एक ट्रिक है, पहला पद पर विशेषण होता है, दूसरे पद की तुलना किसी दूसरी चीज से होती है कि जैसे, वो, उसके समान। इसके विग्रह करने में जो या फिर के समान या के या समान जैसे शब्द जुड़ जाते हैं, किसी चीज की विशेषता बताई जाती है। उदाहरण देख लेते हैं हम। एक शब्द है चरण कमल, यानी कि यहाँ पर बात की जा रही है कमल के समान चरण। एक शब्द है महापुरुष, महान है जो पुरुष। यहाँ है मृग नयन, मृग के समान नयन, यानी यहाँ पर हम हिंदी में और थोड़ा सरल रूप कहें तो हम कह सकते हैं कि हिरन के समान आंखें। लाल मणि, लाल है जो मणि, तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि जो, जैसे, समान, की तरह,
के जैसा शब्द आ जाएं तो वो कर्मधारय समास होता है। और शब्द देखते हैं यहाँ पर, महापुरुष, नीला आकाश, नीलकाश, सज्जन, बहुमूल, पीताम्बर, चंद्रमुखी, चंद्र के जैसा मुखी या चंद्र के जैसा मुख वाला, दीर्घायु, लंबी आयु वाला, इसकी विशेषता है। देव ऋषि, विशेषता, महर्षि, महात्मा, महान है जो आत्मा, इन जैसे शब्द जब आ जाएं तो आप कर्मधारय समास पर क्लिक करेंगे, टिक करके आएंगे या फिर लगाकर आएंगे। ये सही आंसर हो जाएगा। आप समझ गए होंगे किसी भी शब्द की जिसमें विशेषता बताई गई हो कर्मधारय समास के अंतर्गत आते हैं। जैसे यहाँ पर एक शब्द है, सवाल है, नीला आकाश का क्या एग्जाम्पल है? तो नीला आकाश में कौन सा समास है? तो नीला है आकाश। यहाँ पर आसमान यानी नीले आसमान की तरफ इशारा किया जा रहा है, नीले आसमान की विशेषता बताई जा रही है, नीला है आकाश, इसलिए ये भी कर्मधारय समास होगा। ऐसे ही चंद्रमुखी, यहाँ पर भी जिसका मुख चंद्रमा जैसा है, इसमें चंद्रमा जैसा बताया गया है किसी के चेहरे को, इसलिए ये भी एक इसमें किसी की अलंकार यानी उपमा दी गई है, तो आप यहाँ समझ सकते हैं चंद्रमुखी भी एक कर्मधारय समास होगा। तीसरा सवाल है, महापुरुष में महान है जो पुरुष, जो व्यक्ति बहुत महान है, यह यहाँ पर जो महान है वो उसकी विशेषता बताई गई है, इसलिए ये भी कर्मधारय समास होगा। अगला सवाल, अगला टॉपिक है द्विगु समास। यहाँ पर बहुत खास चीज़ है, आपको एक ट्रिक बताता हूँ। द्वि माने होता है दो और गु माने होता है गुणा। तो यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं, जहाँ पर गुणा या द्रु दो यानी ये नंबर होते हैं, जहाँ पर किसी भी संख्या में पहला पद नंबर दर्शाता हो या दूसरा शब्द नंबर दर्शाता हो, तब आप वहाँ पर द्विगु समास लगाएंगे। यहाँ पर बहुत सरल है, बहुत अच्छा है। जैसे चौराहा यानी चार है जो रास्ते, चार हैं जो रास्ते, यानी चार राहों का समूह, चार रास्तों का समूह कहलाता है चौराहा। द्विगु समास, द्विगु समास की बात करेंगे यहाँ पर, और एक ट्रिक जानने की कोशिश करते हैं हम यहाँ। द्विगु समास किसे कहते हैं? वह समास जहाँ पर पूर्व पद और प्रधान पद के समान होता है और उसको द्विगु समास कहते हैं। यहाँ पर संख्या वाले शब्दों का प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है। जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर चौराहा, चार हैं जो रास्ते, त्रिकोण, तीन कोणों का समूह, तिरंगा, तीन रंगों का समूह, जहाँ पर ती, चौराहा, पंचवट। अब यहाँ पर देखिए इन सभी शब्दों में नंबर आ रहे हैं। पहले तिराहा, तीन है रास्ते, पंचवटी, पंच, नौ माने नौ, चौ माने चार, नौ माने नौ, त्रि माने तीन, त्रि माने तीन। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, जिन शब्दों के पहले अगर कोई नंबर आपको दिखाई दे तो आप वहाँ द्विगु समास की तरफ उसको ले जाएंगे और द्विगु समास इसका सही आंसर होगा। षटकोण, छह कोणों वाला, पंचतंत्र, पांच तंत्र वाला, त्रिलोक, तीन लोकों वाला, चौराहा, चार रास्तों वाला, दो राहा, दो रास्तों वाला। तो ये सब चीज़ें आपको एक नंबर की तरफ इशारा कर रही हैं, इसलिए ये सभी की पहचान आप द्विगु समास के लिए करेंगे। एक सवाल है यहाँ पर, त्रिशूल में कौन सा समास है? तो त्रिशूल में आपने देखा त्रि माने तीन, शूल माने शूल, त्रिशूल, यानी कि यहाँ पर भी हमें क्या लगा, यहाँ पर नंबर दिखाई दिया, इसलिए ये द्विगु समास हो जाएगा। अगला सवाल है, चौपाई में कौन सा समास? अब यहाँ पर चौपाई, चार पैर वाला, चौ माने चार, पाई माने पैर, चौपाई, यानी कि ऐसा शब्द जहाँ पर चौ माने चार हों, यानी हमें पता लगा एक संख्यात्मक शब्द है ये। जब संख्यात्मक शब्दों की बात करी जाती है वहाँ पर द्विगु समास होता है। नवरत्न, नवरत्न में सवाल आता, ज़्यादातर ये सवाल पूछ लिया जाता है एग्जाम में, नवरत्न में कौन सा समास है? तो नौ माने नौ और रत्न माने नौ रत्न वाला। यहाँ पर नवरत्न की बात की जा रही है, इसमें नौ संख्या आ गई, इसलिए ये भी द्विगु समास होगा। ये बहुत अच्छी ट्रिक है आपको दोस्तों द्विगु समास याद करने की।
अगला सवाल है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में सबसे खास बात जो होती है उसको आप समझ लीजिए। द्वंद्व समास जो होता है, दोनों पद एक दूसरे के विलोम शब्द होते हैं। ज़्यादातर ऐसा नहीं बहुत कम ऐसा होता है कि उल्टे ना हो, लेकिन विलोम शब्द बहुत होते हैं। जैसे दिन रात एक साथ अगर आ जाएं तो आप समझ लीजिए दिन और रात एक दूसरे के उल्टे हैं, तो यहाँ पर भी द्वंद्व समास होगा। अगला सवाल है फल और फूल। फल और फूल में भी द्वंद्व समास होगा। एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दूसरे के विपरीत अर्थ रखते हैं, इसलिए भी यह द्वंद्व समास होगा। काम काज, लाभ और हानि, माता पिता, आर पार, सुख दुख, ऊंच नीच, दाल रोटी, ये सभी ऐसे शब्द हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल विलोम हैं। एक दूसरे से कनेक्टेड तो हैं लेकिन बिल्कुल अलग अलग ये अपनी पहचान रखते हैं, इसलिए ये सभी द्वंद्व की तरफ इशारा करते हैं। जैसे देश विदेश, राधे श्याम, चाय पानी, जल वायु, अन्न और जल, अन्य जल, अपना पराया, राजा और रंक, इन जैसे बहुत सारे शब्द आपको जो देखने को मिल जाएंगे। इसमें आपको बस पहचानना होगा क्या ये शब्द एक दूसरे के विपरीत आ रहे हैं, तो आप इसमें द्वंद्व समास की तरफ इशारा कर देंगे। ये आपको पता लगा देगा कि आप किसी भी शब्द को पहचान लेंगे आसानी के साथ कि इस शब्द में कौन सा। और एक चीज़ और, ये दोनों शब्द प्रधान होते हैं। अन्न भी प्रधान है, जल भी प्रधान है। यहाँ इन दोनों की वैल्यू वैसे की वैसे ही रहती है। राजा है, रंक है, ये कभी चेंज नहीं हो सकते, तो इसलिए भी ये हम पहचान कर सकते हैं इसकी कि ये द्वंद्व समास होगा। अगला सवाल इसकी टॉपिक पर है सुख और दुख में कौन सा समास है। तो आप देख रहे हैं द्वंद्व समास में शब्द का ज्ञान हो रहा है। इसमें ये लगाने के बाद और लग जाता है, इनके पहले और लगा दिया जाता है। और लगाने से भी जैसे यहाँ पर इनका हम अगर इसकी पहचान करें तो इसमें विग्रह करते समय द्वंद्व समास में और शब्द का यूज किया जाता है। जैसे आपको बता रहा हूं मैं, ये वह समास जिसके समस्त पद प्रधान हो और उसमें और, आदि, अथवा या का लोप हो जाए, उसको हम द्विगु समास कहते हैं, सॉरी द्वंद्व समास कहते हैं। लाभ और हानि, यहाँ पर और लगाया गया। जल और वायु, सुख और दुख, अन्न और जल, अपना और पराया, राजा और रंक, काम और काज, लाभ और हानि, चाय और पानी, आर और पार, इन जैसे बहुत सारे शब्द, फूल और फल, तो और लगाया गया। तो इन शब्दों को हम पहचान सकते हैं कि ये हमारे द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। जहाँ पर और या अथवा जैसे शब्द आपको देखने को मिल जाएं, आप समझ सकते हैं कि ये द्वंद्व समास होगा। छठा है, लास्ट है, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जब दो पद मिलकर तीसरा पद बनाते हों और तीसरा पद प्रधान होता हो, यानी एक नया शब्द बनता हो, जो एक नया शब्द तैयार होता है, उसमें बहुब्रीहि समास होता है। जैसे यहाँ पर पीतांबर, यहाँ पर पीला और वस्त्र दोनों को इकट्ठा किया गया, उसके बाद एक नया शब्द बन गया पीतांबर। और पीतांबर का जो मीनिंग है, पीतांबर श्री कृष्ण का नाम है, इसलिए ये एक तीसरा नाम बन गया है यहाँ, इसलिए भी ये बहुब्रीहि समास होगा। एक समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की तरफ इशारा संकेत करते हैं। विग्रह करने पर तीसरा अर्थ निकलता है। जैसे चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसकी, यानी कि अर्थात अर्थ निकल के आया विष्णु जी। लंबोदर, लंबा है उदर। दशानन, 10 हैं जिसके अर्थ रावण। गिरिधर श्री कृष्ण का एक नाम है। तो ऐसे बहुत सारे जहाँ पर, अच्छा एक चीज़ और भी है, बहुब्रीहि समास में आपको देवताओं के नाम वगैरह देखने को मिलते हैं। जहाँ पर आपको एक नया शब्द देखने को मिलेगा, वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। यहाँ पर एक शब्द सवाल है, बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं। तो यहाँ पर कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, लेकिन जो बन के आता है उसको वो पद प्रधान होता है। बहुब्रीहि समास के कुछ एग्जाम्पल हैं, भूतनाथ, गजानन, लंकेश, त्रिवेणी, निशाचर, नीलकंठ, तिरंगा, चारपाई, देवराज, पंचवटी, युधिष्ठिर, दिनकर,
ये सब शब्द भी हमारे नए शब्दों की तरफ इशारा करते हैं, इसलिए ये भी हमारे बहुब्रीहि समास होते हैं। लंकेश शब्द में कौन सा है? यहाँ पर लंकेश जो है वो रावण का दूसरा नाम है। तो बहुब्रीहि समास में दो शब्द मिलकर तीसरे शब्द को बनाते हैं। यहाँ लंका प्लस ईस मिलकर लंकेश बना, इसलिए, और लंकेश जो है रावण का नाम है, ये तीसरा शब्द निकल कर आया है यहाँ पर, इसलिए भी ये बहुब्रीहि समास होगा। देवराज में देवराज जो है वो देवों का, इंद्र का, यानी देवराज इंद्र भगवान, और ये नाम है पूरा, इसलिए भी ये होगा। ऐसे ही भूतनाथ है। भूतनाथ जो है वो महादेव का नाम है, और महादेव का जो नाम है, शंकर भगवान जो है उनको भूतनाथ भी कहते हैं, इसलिए भी ये बहुब्रीहि है। ये तीसरा नाम निकल के आता है यहाँ पर। कुछ सवाल हैं, इम्पोर्टेंट सवाल हैं समास से संबंधित जो पूछ लिए जाते हैं परीक्षा में। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो समास का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है संक्षेप। समास में दो शब्द को छोटा करके लिखा जाता है, इसलिए भी ये संक्षेप होता है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा अव्ययभावी समास होगा? अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जहां पर शब्द अपना रूप ना बदले और एक जैसा ही रहे, जहां पर प्रति पहले पाया गया हो, वहां पर हमारा अव्ययभावी समास होता है। यहाँ पर पहला पद प्रति है और प्रति कभी चेंज नहीं होता, प्रति कभी प्रतियों नहीं होता, इसीलिए भी ये अव्ययभावी समास होगा। निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है? तो चक्रपाणी, चक्र माने ये नहीं होगा, चतुर माने ये हमारा द्वंद्व समास की तरफ इशारा कर रहा है। माता और पिता हमारा माता और पिता, ये और लग गया यहाँ पर, द्वंद्व समास की तरफ इशारा कर रहा है। ये हमारा दीर्घ समास की तरफ इशारा कर रहा है। और ये श्वेतांबर जो है, श्वेत है जो अंबर। अभी हमने पढ़ा था कर्मधारय समास में जब किसी भी चीज की विशेषता बताई जाए तब हमारा कर्मधारय समास होता है, और यहाँ पर श्वेत है अंबर में, सफेद आसमान या श्वेत अंबर की बात की जा रही है, इसलिए भी ये कर्मधारय समास होगा। अगला सवाल है, गजानन में कौन सा समास है? तो गजानन में जो समास होता है गजानन, गजानन जो है गणेश का जो नाम है, इसलिए ये तीसरा नाम निकल के आया, गज के जैसा समान या गज के समान, गज आनंद वाला, इसलिए ये बहुब्रीहि समास होगा। और देवताओं का नाम है, इसलिए भी इसकी एक ट्रिक है, देवताओं का नाम आ रहा है, इसलिए भी ये बहुब्रीहि समास होगा। देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर में भी देखिए, देव असुर, ये द्वंद्व समास है। देव और असुर, यहाँ पर देव और असुर एक दूसरे के उल्टे हैं और लगाया गया है इन दोनों के बीच में। इन दोनों का, देव और असुर, एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। देव का जो विलोम होता है वो असुर होता है, इसलिए भी ये द्वंद्व समास होगा। अभी हमने पढ़ा था जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले शब्द हों उनमें द्वंद्व समास होता है। बनगमन, बनगमन में हमने पढ़ा था बनगमन, बन का गमन, गा या का लग जाए, जहां का लग गया या की लग जाए वहां पर हमारा तत्पुरुष समास होता है। बन को गमन, यहाँ पर को लग गया है, बन को गमन, बन को जाना। अगला सवाल है पंचतंत्र। तो पंच जब जैसे ही हमें लगा यहाँ पंच, तो हम तुरंत समझ जाएंगे पंचतंत्र में कौन सा समास है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पंचतंत्र में 5 तंत्रों का समूह है, और अभी हमने पढ़ा था दीर्घ समास एक हमारा, ये कर्मधारय नहीं होगा, ये यहाँ पर दीर्घ समास होगा, क्योंकि दीर्घ समास में जो भी शब्द आते हैं उनमें नंबर आते हैं। ये जो दीर्घ समास है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, देशभक्ति में कौन सा? देश का भक्त, तत्पुरुष हो जाएगा, का लग गया इसके अंदर, देश के लिए भक्ति। कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? देखिए, बहुब्रीहि समास में हम लोग अभी पहचानेंगे कि यहाँ पर हमारे किसका नाम, निशिदिन, निशिदिन हमारा तत्पुरुष होगा। त्रिभुवन, ये हमारा दीर्घ होगा। पुरुष सिंह तत्पुरुष होगा। और जो नीलकंठ है, नीलकंठ को, नीला है कंठ जिसका, उसको शिव कहते हैं, इसलिए ये तीसरा शब्द निकल के आया है बहुब्रीहि समास।
त्रिलोचन में कौन सा समास है? त्रिलोचन, त्रिलोचन, तीन जब यहाँ पे लगा दिए हमारे त्रिलोचन। अब यहाँ तीन आंखों वाला, यहाँ पर देखिए दोनों हो जाएंगे, यहाँ त्रि माने तीन होता है, और यहाँ पर दीर्घ समास भी हो जाएगा त्रिलोचन में, तीन आंखों वाला, और यहाँ पर बहुब्रीहि समास भी होगा क्योंकि शिव का नाम है त्रिलोचन। अगला सवाल है चौराहा, चौराहा, चौराहा में दीर्घ समास होगा क्योंकि चार रास्तों की बात की जा रही है। दशमुख में कौन सा समास है? दशमुख में बहुब्रीहि समास होगा, दश मुख वाला, रावण। अगला सवाल है महादेव में कौन सा? महादेव कर्मधारय है, महान है जो देव, यहाँ कर्मधारय यानी यहाँ पर किस विशेषता बताई जा रही है? महादेव, महादेव की, यानी महान है देव। विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास? अभी बताया था, विशेषण और विशेषता किसी भी शब्द की बताई जाती है, उस शब्द में समास जो होता है वो कर्मधारय समास होता है। किस शब्द में दीर्घ समास होता है? तो देखिए आजीवन में अव्ययी समास होगा, भूदान में तत्पुरुष होगा, सप्ताह जो है, सप्त माने सात, और जब सात आ गए हम तुरंत समझ गए कि इसमें संख्यात्मक शब्द आया है, इसलिए दीर्घ समास होगा। अगला सवाल है किसमें सही सामासिक पद है? देखिए सवाल को समझ लीजिए, किसमें सही सामासिक शब्द है? तो पुरुष धन्वी, दिवारात्रि, त्रिलोकी और मंत्री परिषद। तो दिवा प्लस रात्रि ये इसका सामासिक रूप है। अगला है दीर्घ समास का उदाहरण। दीर्घ समास में हमें क्या मिलेगा? नंबर मिलेगा। हमने तुरंत देखा दिन और रात में नंबर नहीं मिला, अवन्वय में नंबर नहीं मिला, चतुरानन में नंबर नहीं मिला, पंच तत्व में हमें नंबर मिल गया है, इसलिए हमने इस ट्रिक को अपनाकर पंच तत्व पर क्लिक कर दिया। अगला सवाल है इनमें से द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में का, की जैसी शब्द, और जैसा शब्द और, या, अथवा जैसे शब्द मिल जाएंगे, वहां पर हमें द्वंद्व समास लगा देना होगा। पीतांबर में पीला है जो अंबर, यहाँ पर कर्मधारय समास है। नेत्रहीन, नेत्रहीन का मतलब अंधा, ये हमारा तीसरा शब्द भी हो जाएगा यहाँ पर, इसलिए ये नहीं होगा। चौराहा द्वंद्व समास का एग्जाम्पल नहीं होगा, दीर्घ समास का होगा। यहाँ द्वंद्व समास पूछा गया है, इसलिए रुपया और पैसा, यहाँ और लगाया गया है। द्वंद्व समास की पहचान और से होती है, तो और, रुपया और पैसा ये एक दूसरे के विपरीत भी हैं, इसलिए समझ में आ गया होगा। अव्ययीभाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? यथाशक्ति यानी कि जैसी शक्ति, जितनी शक्ति, यथा जो शक्ति, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति का मतलब है ये शक्ति के अनुसार। पाप पुण्य में कौन सा? पाप और पुण्य द्वंद्व समास हो जाएगा। पाप और पुण्य द्वंद्व समास का एग्जाम्पल है, और लग गया है इसमें। चतुर्भुज में चार हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि दीर्घ समास नहीं होगा, द्वंद्व समास नहीं होगा। चतुर्भुज, चार हैं जो भुजाएं, तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा क्योंकि जो नाम है वो विष्णु जी का नाम है। अगला सवाल गंगा जल में कौन सा समास है? तो गंगा जल, गंगा का जल, गंगा का पानी, तो गंगा का जो पानी है इसमें का लगाया गया है, इसलिए तत्पुरुष समास होगा। महात्मा, महान है जो आत्मा, कर्मधारय समास होगा क्योंकि यहाँ पर विशेषता बताई गई है महान आत्मा की। गुणहीन, यहाँ पर भी तत्पुरुष होगा क्योंकि यहाँ पर गुणों से हीन है, गुणों का हीन है। नवग्रह माने 9 है, इसलिए ये दीर्घ होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने समास के बारे में पढ़ा है, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, आपकी समास से संबंधित समस्याएं हल हुई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं कैसा वीडियो लगा, ताकि आने वाली वीडियो में मैं और उसको बेहतर बना सकूं। आने वाली वीडियो में मैं समास और विग्रह के लगभग 100 शब्द लेकर आने वाला हूं, जो पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिए गए हैं, तो उन्हीं क्वेश्चनों को इकट्ठा करके मैंने एक जगह जमा किया है। आने वाली वीडियो उसकी होगी। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।